काली बहू की मायके और ससुराल की मेहंदी। ये कंचन कहाँ पर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे, जब भी घर में कोई काम होता है तो ये लड़की हमेशा काम से बचने के लिए यहाँ वहां छुप जाती है। कंचन, ओ कंचन, अरे कहाँ पर है तू? जल्दी से यहाँ पर आ। अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनकर कंचन फौरन उसके सामने आ जाती है, जिसके बाद कंचन अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आपने मुझे बुलाया है क्या? अरे ये क्या, तेरे हाथों पर मेहंदी? करमचली कलमुही, मेहंदी लगा के कहाँ जा रही है? घर में एक काम भी नहीं किया है तूने। मेरा मन था मेहंदी लगाने का माँ, इसीलिए लगा ली। अभी इसे धोकर काम कर लेती हूँ माँ। उषा गुस्से में कंचन के बाल पकड़ लेती है। आइंदा अगर मेरी इजाजत के बिना हाथों पर मेहंदी लगाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा, अब घर के काम कर। आज शाम को रुचिका को देखने वाले आ रहे हैं, और हाँ, अपनी ये काली शक्ल लेकर मेहमानों के सामने मत आना। उषा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी कंचन रोते हुए घर के सारे काम करने लगती है, जिसके चलते वो खाना भी नहीं खाती और पूरा दिन घर के सारे काम करती है। यहाँ तक कि खाना भी उसे ही बनाना पड़ता है। कंचन का रंग बहुत ज्यादा काला था, जिसके चलते उसकी सौतेली माँ उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी और वो सारा प्यार अपनी बेटी रुचिका को ही दिया करती थी। हे भगवान, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। पसीना पहुंच पहुंच कर कंचन रसोई में काम कर रही होती है कि तभी अचानक से गर्म तेल होने की वजह से उसकी कुछ पूड़ियां जल जाती हैं। अरे ये क्या, पूड़ियां तो जल गईं। अगर माँ ने ये सब देख लिया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए मुझे इन पूरियों को छुपा देना चाहिए। सबके खाना खाने के बाद मैं ये सारी पूरियां जानवरों को खिला दूंगी। कंचन ऐसा सोचकर जली हुई पूरियों को अखबार में लपेटकर रख देती है, लेकिन तभी वहां पर उषा आ जाती है और ये सब देख लेती है, जिसके चलते वो गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, नमक हराम, मेरे ही घर में रहकर मुझसे ही चोरी कर रही है। बता, इस अखबार में तू क्या छुपा रही है? मैं सब जानती हूँ। जैसी तेरी माँ चिंदी चोर थी, वैसे ही तू भी चिंदी चोर है। अपनी असली माँ के बारे में ये सब सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये जली हुई पूड़ियाँ छुपा रही थी ताकि आप देख ना लो। अगर आप देखती तो मुझे बहुत डांटती। कंचन के हाथों में जली हुई पूड़ियां देखकर उषा कंचन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे ये सब क्या है? तू इस घर का अनाज खराब कर रही है। अरे तू जानती भी है कितनी मेहनत से इस घर में अंदर राशन आता है। यहाँ तेरी माँ या तेरा बाप रख कर नहीं गया है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर शाम को मेहमानों के सामने कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसीलिए ख्याल रखना, कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। उषा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद कंचन बहुत ही ध्यान से खाना बनाना शुरू करती है। शाम तक वो सारा खाना बना लेती है। शाम को उसकी सौतेली बहन रुचिका को देखने वाले घर पर आते हैं। अरे वाह उषा बहन, तुम्हारी बेटी तो बहुत गोरी और सुंदर है। ऐसी ही लड़की ढूंढ रही थी मैं। बहन जी, लड़का तो आपका भी बहुत सुंदर है और मुझे आपका लड़का पसंद है। मेरी बेटी के लिए ये लो, मुंह मीठा करो। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। महेश्वरी और उषा दोनों एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाती हैं। यहाँ रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। वहीं रुचिका अपनी सौतेली बहन कंचन के पास जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है। देखा तुमने, ये लोग पहली बार मुझे देखने आए थे और पहली बार में ही पसंद कर लिया मुझे। और माँ ने पता है तुम्हारे लिए कितने रिश्ते देखे होंगे। अभी तक तुम्हारे कालेपन की वजह से तुम्हें किसी ने भी पसंद नहीं किया। इससे ज्यादा फोटी किस्मत और क्या हो सकती है। रुचिका की बात सुनकर कंचन रोने लगती है। अपनी मगरमच्छ के आंसू मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें बस रोने से अटेंशन चाहिए होती है। रुचिका बहुत ज्यादा घमंडी थी। उसे अपनी खूबसूरती का सबसे ज्यादा घमंड था और इसी के चलते वो अपनी सौतेली बहन कंचन को बहुत सुनाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे रुचिका की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जिस दिन शादी से एक दिन पहले रात के समय सभी लोग मेहंदी लगवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे रुचिका, तूने ये तो बताया ही नहीं कि तेरी पार्लर वाली हमें मेहंदी लगाने के लिए यहाँ पर आएगी या फिर हमें ही उसके पास जाना होगा। वे लोग यहाँ नहीं आएंगे, हमें उनके पास जाना होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मेहंदी कलाकार हैं और वो लोग मेहंदी बहुत अच्छे से लगाते हैं। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहंदी पर किसी की काली नजर पड़े। बाकी तो तुम समझदार हो। रुचिका यहाँ भी अपनी काली बहन कंचन को ताना दे रही होती है।
ऐसे ही सभी लोग पार्लर में मेहंदी लगवाने चले जाते हैं। वहीं घर पर बेचारी कंचन अकेली ही रह जाती है। कल मेरे घर मेरी सौतेली बहन की शादी है और मेरे हाथ सूने हैं। किसी ने भी मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं लगाई और जब मैंने माँ को उनके साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तभी कंचन को उसके गार्डन में मेहंदी के पौधे नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और गार्डन में जाकर मेहंदी के पत्ते तोड़ लेती है। तो क्या हुआ, किसी ने मेरी मेहंदी नहीं लगाई? मैं अपनी मेहंदी खुद बनाकर खुद लगा लूंगी। कंचन मेहंदी को पीसती है और उससे बिल्कुल बारीक कर लेती है, जिसके बाद वो उसे एक प्लास्टिक की पन्नी में कीप बनाकर उसमें भर लेती है और अपने हाथ पर खुद से ही मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। पौधे की मेहंदी का रंग उसके हाथ पर खूब अच्छा चढ़कर आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। तब रुचिका और उषा बाकी मेहमानों के साथ वापस घर लौट आते हैं तो कंचन के हाथों पर मेहंदी देखकर गंदा सा मुंह बना लेते हैं। ये कल्लो मैया कुछ भी कर ले के रहेगी तो रहेगी काली ही। अगले ही दिन उषा अपनी बेटी रुचिका की शादी कर देती है। बहुत धूमधाम से वो अपनी बेटी को विदा करती है, जिसके बाद घर पर उषा और उसकी सौतेली बेटी कंचन रह जाती हैं। इसी के चलते उषा अपने मन में सोचती है, ये मेरे सर पर अब बोझ बन गई है। कोई भी इसे ऐसे पसंद नहीं करता। अब मैं कोई भी गरीब परिवार देखकर इसकी शादी कर दूंगी, और वो भी मंदिर में। उषा अपनी सौतेली बेटी के लिए एक गरीब परिवार ढूंढ रही होती है। इसी के चलते एक दिन उसके घर पर दुर्गेश्वरी अपनी बेटी का रिश्ता कंचन के लिए लाती है। उषा बहन, मैं कई समय से अपनी बेटी के लिए एक समझदार और संस्कारी बहू ढूंढ रही थी, लेकिन पूरे गांव में मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि तुमसे तुम्हारी सौतेली बेटी कंचन के रिश्ते की बात करूं, लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी में थोड़ा बिजी थीं, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाई। क्या तुम मुझे कंचन का रिश्ता मेरे बेटे के लिए दे दोगी? दुर्गेश्वरी की बात सुनकर उषा अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, पता नहीं क्या ही देखा है इन लोगों ने इस लड़की के अंदर, जो ये कल्लो मैया इन्हें कैसे पसंद आ गई। खैर जो भी है, अब मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। उषा मंदिर में दुर्गेश्वरी के बेटे विक्रम से अपनी सौतेली बेटी की शादी करा देती है, जिसके बाद वो उससे छुटकारा लेकर उसे हमेशा के लिए विदा कर देती है। शादी के पहले दिन पर दुर्गेश्वरी कंचन के सूने हाथ देखकर कहती है, अरे बहू, ये क्या, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल सूने हैं। कोई नहीं, अभी पार्लर वाली को बुलाती हूँ, वो तुम्हारे हाथ पर बहुत प्यारी मेहंदी लगाएगी। दुर्गेश्वरी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाने के बाद एक पार्लर वाली को बुलाती है, जो उसके हाथों पर प्यारी सी मेहंदी लगाती है। पहली बार अपने हाथों पर इतनी सुंदर मेहंदी देखकर कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद था, लेकिन कभी भी मेरी माँ ने मुझे मेहंदी लगाने नहीं दी। सुना था कि ससुराल जाकर लड़कियां बहुत परेशान होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अरे बहू, तू घर की केवल बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी है, और हम तेरे सारे सपने पूरे करेंगे, ये मेरा तुझसे वादा है। तुझे भूख लगी होगी, रुक, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना कर लाती हूँ। दुर्गेश्वरी अपने हाथों से गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना कर लाती है और कंचन को अपने हाथों से खिलाती है। इतना प्यार देखकर कंचन बहुत खुश होती है और कहती है, बरसों से मैं इस प्यार के लिए तरस रही थी। ये प्यार लड़कियों को हमेशा अपने मायके से मिलता है, लेकिन मुझे तो ये प्यार मेरे ससुराल में आकर मिला है। चलो, बहुत अच्छी बात है। मेरा मायका मेरे सपोर्ट में ना सही, लेकिन मेरा ससुराल मेरे सपोर्ट में तो है। कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुर्गेश्वरी उसे गले से लगा लेती है। तभी उसका पति विक्रम कहता है, इस घर में तुम्हें कभी कोई दुख नहीं देगा, ये मेरा तुमसे वादा है। लाखों दुख झेलने के बाद कंचन आखिरी में अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। रेनू के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन होता है, क्योंकि आज रेनू की शादी उसके प्यार अमन के साथ हो जाती है। रेनू का ससुराल एक गरीब ससुराल होता है। रेनू अपने ससुराल में एक संस्कारी और आज्ञाकारी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। रिया, ये लो तुम्हारा नाश्ता, जल्दी से खा लो वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, आप सच में वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। रिया जल्दी से नाश्ता करके अपने कॉलेज चली जाती है। रिया जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में एक रोहित नाम का लड़का भी पढ़ता था। रोहित एक बहुत अमीर परिवार से होता है। रोहित और रिया एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। रिया, हम कब शादी करेंगे? अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। रोहित, मैं भी तुमसे और दूर नहीं रह सकती हूँ। हम जल्दी शादी करेंगे। मैं कुछ ही दिनों में अपने घर में हमारी बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। रेनू बहू, क्या हुआ, तुमने अभी तक खाना बनाने की तैयारी नहीं की? माँ जी, वो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, इसलिए इतने में देरी हो गई। मैं अभी खाने की तैयारी करती हूँ।
इतना कहकर रेनू चूल्हे के पास खाना बनाने के लिए जाती है, लेकिन रेनू को कोई भी सब्जी नहीं मिलती। माँ जी, सारी सब्जी खत्म हो गई है, अब मैं खाने में क्या बनाऊं? आप मंडी से सब्जी ला दीजिए। अभी तो मंडी में सब्जी मिलना बंद हो गई होगी। एक काम करो, घर में थोड़ी लस्सी रखी हुई है और तुम लस्सी से कढ़ी बना दो और उसके साथ में चावल बना देना। जिसके बाद रेनू चूल्हे के पास जाती है और रखी हुई लस्सी से कढ़ी बनाती है। रेनू के हाथ की कढ़ी चावल पूरे परिवार को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अरे रेनू, कढ़ी चावल तो बहुत ही अच्छे बने हैं। मैंने आज तक इतने अच्छे कढ़ी चावल कभी भी नहीं खाए। हाँ बहू, सच में कढ़ी चावल तो बहुत अच्छे बने हैं। इतने अच्छे कढ़ी चावल तो मैंने आज तक नहीं बनाए। भाभी, मैं तो कह रही हूँ कि आप कढ़ी चावल की दुकान खोल लो, फिर देखना हर कोई कढ़ी चावल खाने के लिए आपके पास ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। अरे बस बस, आप सब तारीफ ही करते रहेंगे क्या, या खाना भी खाएंगे? खाना ठंडा हो जाएगा। रेनू के हाथ के कढ़ी चावल सबको इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो अब हर तीसरे दिन रेनू से कढ़ी चावल बनवाया करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अमन और बहू, मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब हम रिया की शादी करवा दें। अब रिया की शादी की उम्र भी हो गई है। मैं भी यही सोच रहा था माँ कि हमें अब रिया की शादी कर देनी चाहिए। मैं आज ही पंडित जी को बोलकर रिया के लिए रिश्ते ढूंढने के लिए कहता हूँ। दूर खड़ी रिया अपने भाई और माँ की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। रिया को रोता देख रेनू उसके पास आती है। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसका नाम रोहित है और वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। मैं रोहित के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। रिया की बात सुनकर रेनू रिया को शांत कराती है और अपनी सास और पति को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अगर लड़का अच्छा है और हमारी बेटी को खुश रखेगा तो हम रिया की शादी उसके मनपसंद लड़के से ही करवाएंगे। जैसे ही रिया को इस बात का पता चलता है तो वो खुश हो जाती है। माया और अमन रिया की शादी के लिए हाँ कर देते हैं और देखते ही देखते कुछ ही समय में रिया की शादी हो जाती है। रिया की शादी अमीर परिवार में होती है। अमीर परिवार में शादी होने की वजह से रिया की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश समय से पहले पूरी हो जाती थी, जिस वजह से अब रिया के अंदर घमंड आ जाता है। शादी को काफी समय हो जाता है, जिसके बाद रिया अपने मायके सबसे मिलने के लिए आती है। ओ माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। मुझे तो इस गर्मी में रहा ही नहीं जा रहा है। यहाँ बैठने से तो अच्छा है कि मैं जाकर अपनी एसी वाली कार में बैठ जाऊं। लो रिया, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। क्या मैं ये खाना खाऊंगी? भाभी आप भूलिए मत, अब मेरी शादी अमीर परिवार में हो गई है। मैं वहाँ सिर्फ हाई क्वालिटी का स्टैंडर्ड खाना खाती हूँ। ऐसा खाना तो हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। तो आप प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए। रिया की बात सुन रेनू और सारे परिवार वालों को ना बहुत बुरा लगता है, जिस वजह से रेनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया का ऐसा बर्ताव किसी को भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद रिया वहां से उठकर अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन रिया के पति अमन का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में अमन की जान तो बच जाती है, लेकिन अमन हमेशा हमेशा के लिए अपने पैरों को खो देता है। भगवान, ये क्या हो गया? आपने ऐसा क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? तू रो मत, सब कुछ ठीक होगा बहू, बस भगवान पर भरोसा रख। अपने पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अमन के कंधों पर ही होती है। अमन के अपाहिज होने की वजह से घर में तंगी शुरू हो जाती है। पूरा परिवार पैसे न होने की वजह से बेहद परेशान रहता है। बहू, अब हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हम सब तो भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन हमें तो घर के काम के अलावा और कोई काम नहीं आता, और यहाँ आसपास तो हमें घर में कोई काम भी नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? माया की बात सुन रेनू भी सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या काम करे जिससे घर में पैसे आए। कि तभी रेनू के दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ जी, मैं कढ़ी चावल बेचना शुरू कर दूं? आप लोग कहते हैं ना कि मेरे हाथ के कढ़ी चावल बहुत अच्छे बनते हैं, और जो भी मेरे हाथ के कढ़ी चावल खाएगा वो बार बार कढ़ी चावल खाने के लिए मेरे पास ही आएगा। माया को अपनी बहू का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद अगले ही दिन रेनू कढ़ी चावल बनाकर बेचना शुरू कर देती है। कढ़ी चावल ले लो, कढ़ी चावल 20 रुपए की हाफ प्लेट, 30 रुपए की फुल प्लेट। कढ़ी चावल ले लो। मुझे जरा हाफ प्लेट कढ़ी चावल तो दीजिएगा। ये लीजिए भाई साहब, आपके हाफ प्लेट कढ़ी चावल। अरे बहन जी, कढ़ी चावल तो बहुत ही अच्छे बने हैं। मैंने आज से पहले इतने अच्छे कढ़ी चावल कभी नहीं खाए। अब मुझे जब भी कढ़ी चावल खाना होगा तो मैं यहीं पर आया करूंगा। आप मुझे 1 प्लेट और कढ़ी चावल दे दीजिए। कस्टमर की बात सुनकर रेनू को बहुत खुशी मिलती है। अब देखते ही देखते रेनू की दिन में अच्छी खासी बिक्री हो जाया करती थी, जिससे उसके घर का गुजारा आराम से हो जाता था। धीरे धीरे अब रेनू का कढ़ी चावल का स्टॉल फेमस होने लगता है और दूर दूर से लोग रेनू के हाथ के बने कढ़ी चावल खाने के लिए आते हैं। देखते ही देखते
कुछ ही समय में रेनू की गरीबी और परेशानी मिटने लगती है और वो लोग एक छोटे से घर से निकलकर बड़े से घर में आ जाते हैं। अब रेनू अपना कढ़ी चावल का एक होटल खोल लेती है। रेनू एक दिन कढ़ी चावल बेच रही होती है कि तभी रेनू के होटल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आती है जिसमें से उसकी ननद रिया निकलती है। रिया को बहुत भूख लग रही होती है इसलिए वो होटल के अंदर जाती है। भाभी, आप यहाँ? हाँ रिया, ये कढ़ी चावल का होटल मेरा ही है। तुम्ही ने कहा था ना कि मैं कढ़ी चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ, इसलिए मैंने ये होटल खोल लिया। तुमने सही कहा था कि जो भी मेरे हाथ के कढ़ी चावल खाएगा वो कहीं और कढ़ी चावल खाने के लिए नहीं जाएगा। रिया को अपनी भाभी से सारी चीजों का पता चलता है जिस वजह से रिया को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वो रेनू से माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन जब आप लोगों को मेरी जरूरत थी तो मैं आपके साथ नहीं थी। पैसों में चूर होकर मैंने आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। रिया को अपनी गलती का एहसास होता देख रेनू रिया को माफ कर देती है, जिसके बाद अब रिया भी रेनू के साथ उसके कढ़ी चावल के होटल में बिजनेस में मिलकर मदद करती है और दोनों भाभी और ननद मिलकर साथ में कढ़ी चावल बेचती हैं।